हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग क्या हुआ? शक्ति होना। शक्ति मतलब जैसे हमारे पास डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में पावर का मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम, ये सब क्या आता है? पावर में आता है। तो इन सब की क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज इट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर पावर की शेयरिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यानी मतभेद हो जाएगा डिफरेंट सोशल, जो सामाजिक हमारे पास ग्रुप हैं उनके बीच में। सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। सोशल कॉन्फ्लिक्ट किससे होते हैं? सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किस चीज का रूप ले लेते हैं? वायलेंस का रूप ले लेते हैं, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी राजनीति डगमगा जाती है। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो हमारे पास पॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें क्या होगी? स्टेबिलिटी बनी रहेगी, यानी एक हायरार्की उसमें बनी रहेगी, पहले सबसे ऊपर, फिर उनसे डाउन, फिर उनसे डाउन। तो उसमें शेयरिंग हो जाएगी पावर की। उसके बाद है A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है? पावर की शेयरिंग होती है किसके बीच में? जो इसको एक्सरसाइज करते हैं, यानी जो इसको चलाते हैं और जो इससे अफेक्ट होते हैं। पीपुल हैव राइट टू बी कंसोल्ड एंड हाउ दे आर टू बी गवर्न। जो लोग हैं उनके पास क्या है? उनके पास अधिकार है कि वो किसे चुने और वो किस हिसाब से गवर्नमेंट को चलाए। A legitimate gout is one citizen through participation acquire stake in the system. एक क्या होता है? लेजिटिमेटिक गाउट क्या होता है? जिसमें सिटीजन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं और एक्वायर करते हैं क्या? स्टेक ऑफ द सिस्टम। स्टेक का मतलब उनके पास पावर है कि वो कभी भी उन्हें हटा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपुल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी का यही प्रिंसिपल है कि जो लोग हैं वो क्या है? पॉलिटिकल पावर हैं, यानी लोगों के पास अपनी पॉलिटिकल पावर है, उनके पास अपना एक राइट है कि वो किसे चुने किसे ना चुने। इसके बाद है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर क्या होती है? जो डिफरेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट के, उनके बीच में शेयर की जाती है। जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इन सब के बीच में क्या होती है? पावर शेयर की जाती है। पावर शुड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविजनल और रीजनल लेवल। तो पावर क्या हो रही है? गवर्नमेंट के बीच में शेयर हो रही है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल राज पंचायत, ये सब क्या है? ये सब पावर के अंडर में आते हैं, यानी इनमें क्या हो रही है? पावर शेयर हो रही है। तो इसी को हम पावर शेयरिंग कहते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग, तो हम देख चुके हैं ऊपर। नेम ऑल डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ऑर्गन्स भी दे रखे हैं गवर्नमेंट के, वो क्या थे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग इन अ कंट्री, ये भी हमने ऊपर ही देख लिया। व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटी, मेजोरिटी यानी ज्यादातर जो लोग हैं उनकी क्या, उनका क्या मत है। व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग के हम देख चुके हैं। सबसे पहले सेंट्रल, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल पंचायत। तो इसी के साथ ही पावर शेयरिंग होता है खत्म। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या हुआ? फेडरलिज्म का मतलब है कि जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, जो दो लेवल हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उनको हम क्या कह रहे हैं? फेडरलिज्म कह रहे हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होते हैं। Different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in which in specific matters of legislation, taxation and administration. तो जो डिफरेंट, जो अलग अलग टायर्स हैं गवर्नमेंट के, वो क्या करते हैं? गवर्न तो सेम लोगों को कर रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं लोगों को कर रही है जिन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। लेकिन हर एक जो टायर है गवर्नमेंट का, उसमें क्या हो रहा है? जो जुरिस्डिक्शन है उसका अपना एक मैटर है, हर एक चीज का एक अलग वहां पे लेजिस्लेशन है, टैक्सेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अलग अलग लेवल है गवर्नमेंट का, उनका अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, जो कि कहाँ मेंशन है? वो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट।
इसमें क्या चाहिए होता है, दोनों लेवल गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए होता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इन पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास क्या पावर है, कोर्ट के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट को दोनों को इंटरप्ट कर सकता है अलग अलग लेवल्स पे। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। जो एक फेडरल सिस्टम में होता है उसमें क्या होता है, दोनों एस्पेक्ट होते हैं। क्या, म्यूचुअल ट्रस्ट यानी दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर यानी एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों का एक साथ चलने का। The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit। तो पहले रूट में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो क्या आते हैं, एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट यानी एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। The second route is where a large country decide to divide its power between constitution states and the national government। दूसरा रूट क्या है कि एक बड़ी कंट्री है वो अपनी पावर को डिवाइड करना चाह रही है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स के बीच में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। यानी पहले में क्या हुआ कि छोटे छोटे स्टेट आए और एक बड़ी कंट्री बन गई। दूसरे में क्या हुआ, एक बड़ी कंट्री थी और उसने अपनी पावर्स डिवाइड कर दी डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। अब है फेडरलिज्म इन इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया। एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, दो लेवल की गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, यूनियन गवर्नमेंट और जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी वो सेंटर ऑफ इंडिया को यानी यूनियन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया का। एंड द स्टेट गवर्नमेंट लेटर अ थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। और दूसरा क्या है, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट जो किसी एक स्टेट स्पेसिफिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो थर्ड टायर है फेडरलिज्म का वो क्या है, वो है पंचायत राज या म्युनिसिपैलिटीज। Constitution clearly provide a threefold distribution of legislative powers between union government and the state government। Constitution क्या प्रोवाइड करता है, threefold distribution of legislative power प्रोवाइड करता है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत हैं। तो पहला है यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या आता है, डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स एंड बैंकिंग। दूसरा स्टेट लिस्ट में क्या आता है, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज। रेजिड्यूशरी सब्जेक्ट में क्या आता है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स। ओनली जम्मू एंड कश्मीर हैज देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू और कश्मीर का क्या है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है अलग सा। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल जो गवर्नमेंट है यानी जो पंचायत म्युनिसिपैलिटीज उनको दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज व्हिच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए हुआ ताकि जो लोकल लेवल पे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको लोकल गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती है। लोकल गवर्नमेंट गेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी। इससे क्या हुआ कि लोकल गवर्नमेंट को क्या मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस मिल गया डेमोक्रेसी में। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में आल्सो इंक्रीज विद दिस रोल प्लेड। तो इससे क्या होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट पे वहाँ पे वुमेन को भी एक रोल मिल जाएगा, यानी उनको भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिल जाएगा इससे डिसेंट्रलाइजेशन से। तो ये सब उसके एडवांटेजेस थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब पावर का डिवीजन होना किसके बीच में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। व्हाट डू यू मीन बाय जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन यानी जुडिशरी जो हमारे हैं, न्यायालय होता है जो। हाउ मेनी लिस्ट वी हैव रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव पावर्स, हमने ऊपर देखा यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, ये सब लिस्ट इसमें आ रही थी। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब था कि पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल बॉडीज में आना। What is main difference between a federal form of government and unitary one? Explain with an example। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म के बीच में क्या डिफरेंस है, फेडरल फॉर्म में पावर डिवाइड होती है, यूनिटरी फॉर्म में पावर डिवाइड नहीं होती है। हाउ पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे पावर डिवाइड होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफिक उसका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव वो सब अलग से दे देती है। हाउ राइट मेन फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, उसमें हम ये सब चीजें लिख देंगे जो हमने ऊपर देखी। तो इसी के साथ ही फेडरलिज्म को करते हैं खत्म। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट।
तो सबसे पहले है पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, यानी पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन क्या होता है। In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. तो जो मेजोरिटी ऑफ वुमेन है वो क्या करती हैं, कुछ पेड वर्क करती हैं, किसके एडिशन में, डोमेस्टिक लेबर के एडिशन में, जैसे कि किसी घर में साफ सफाई करना वगैरह वगैरह, वो सब मेजोरिटी ऑफ वुमेन करती हैं पेड वर्क में। बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन, लेकिन उनका वैल्यू क्या, उनका जो वर्क है उसकी उतनी वैल्यू नहीं की जाती है और उसको उतना रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता है लोगों द्वारा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। सारा जो वर्क है वो सब इक्वल होते हैं और सबको इक्वल रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए थी। Although women constitute half of humanity and their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. आधी मानवता है उसमें, तो आधा वुमेन है और उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ स्पेशली इन पॉलिटिक्स हो क्या है, बहुत ही कम है ज्यादातर सोसाइटीज में। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड agitated for equal rights. There were agitation demand enhancing the political and legal status of women and improving their educational and other opportunities. Women क्या है, जो different parts of world में है, क्या है, agitated for equal rights, यानी वो equal rights की मांग कर रही हैं, और agitation demands enhancing the political and legal status of women. तो इससे क्या हो रहा है, जो women के political और legal status क्या हो रहा है, enhance हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, उनकी educational और अदर अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो रही है। मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट्स एम टू इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। जो रेडिकल मूवमेंट वुमेन मूवमेंट्स हैं, यानी जो इक्वल उनकी डिमांडें हैं कि हमें इक्वल चाहिए, सोसाइटी में इक्वल पार्ट हमें मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो ये सब जो मूवमेंट्स होते हैं इन वुमेन की इक्वल राइट्स के लिए, इनको क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद है पैट्रिकल सोसाइटी। मोस्ट सोसाइटी आर मेल डोमिनेटिंग, इवन डे टू डे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन में इंक्रीज, देन आल्सो आवर सोसाइटी इज अ पैट्रिकल सोसाइटी। ज्यादातर जो सोसाइटीज हैं, यानी ज्यादातर जो समाज है, उसमें क्या होता है, मेल डोमिनेट करता है, लेकिन जो डे टू डे वुमेन का पार्टिसिपेशन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस बेसिस पे, लिटरेसी रेट पे। No wonder the proportion of women along the highly paid and valued jobs is still very small. लेकिन फिर भी वुमेन का जो प्रोपोर्शन है हाईली पेड जॉब में वो क्या है, बहुत कम है। हर वर्क इज नॉट पेड एंड देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यूड। उनका वर्क जो है वो उतना ज्यादा उनको पे नहीं किया जाता है, उनको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है उनका काम का। वुमेन आर पेड लेस देन मैन। जो वुमेन है उनको मैन से कम दिया जाता है, कम पे किया जाता है, जबकि दोनों को इक्वल पे किया जाना चाहिए था। जबकि जब काम इक्वल है तो पे भी इक्वल होना चाहिए। गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बोर्न। जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको क्या करते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं पैदा होने से ही पहले। वेरियस काइंड ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जो डिफरेंट काइंड के हरासमेंट है, एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण है, वायलेंस है, वो किसके खिलाफ हो रहा है, वुमेन्स के खिलाफ हो रहा है। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। Unlike gender differences, the religion difference are often expressed in the field of politics. Gender, जैसे कि हमने देखा ऊपर कि जेंडर डिफरेंस तो है ही पॉलिटिक्स में, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या भी है, रिलीजियस डिफरेंसेस भी हैं। ये कहाँ एक्सप्रेस किए जाते हैं, पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। कम्युनलिज्म हैपेंस व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन। तो कम्युनलिज्म कब होता है, जब एक रिलीजन का बिलीफ दूसरे रिलीजन से सुपीरियर माना जाता है। When the demands of one religious group are formed in opposition to another, जब एक रिलीजन की डिमांड क्या होती है, दूसरे रिलीजन से ज्यादा होती है, उन दोनों के जो डिमांड्स हैं वो अपोजिट होती हैं। When the state power is used to establish domination of one religious group over the rest, जब एक स्टेट पावर क्या किया जाता है, क्यों स्टेब्लिश किया जाता है, इसलिए स्टेब्लिश किया जाता है ताकि एक रिलीजियस डोमिनेट करे, एक रिलीजन ग्रुप डोमिनेट करे दूसरे रिलीजन ग्रुप के ऊपर। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजियस इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। और इस जो ये मैनर है रिलीजन का पॉलिटिक्स में यूज करने का, इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म क्या अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है पॉलिटिक्स में। स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीव्स इन सुपेरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर द रिलीजन।
स्टीरियोटाइप करना किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को, एक रिलीजन की दूसरे रिलीजन के ऊपर सुपीरियरिटी, ये सब किस में आता है? कम्युनिज्म पॉलिटिक्स में आता है, कम्युनल पॉलिटिक्स में आता है। अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, इससे क्या होता है कि एक अलग पॉलिटिकल यूनिट फॉर्म होती है। ऑफन इन्वॉल्व्स अ स्पेशल अपील टू इंटरेस्ट इन प्रेफरेंस टू अदर, यानी एक स्पेशल अपील की जाती है दूसरों के इंटरेस्ट में, यानी दूसरों के प्रेफरेंस में। अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रियोट एंड मैस्कर, यानी इससे क्या होता है? कम्युनल वायलेंस, रियोट्स होते हैं और दंगे होते हैं। सेक्युलर स्टेट, नो ऑफिशियल रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? किसी भी एक रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देता है, यानी सबको इक्वली ट्रीट करता है। फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? सबको अपनी आजादी देता है किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, किसी भी रिलीजन में जाने की। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पे प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन को वर्जित करता है। किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। अलाउज स्टेट टू इंटरवीन इन मैटर ऑफ रिलीजन, और अलाउ करता है किसको? स्टेट को, ताकि वो किस में आ पाए? रिलीजन के मैटर में आ पाए, अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि दंगे होने की स्थिति बनती है। इंश्योर क्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, इससे क्या होता है? जो क्वालिटी होती है दोनों रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में, वो इंश्योर करता है। क्या स्टेट इंश्योर करता है। Caste and politics, they keep in mind the caste composition of electorate and nominate candidates from different caste। वो क्या ध्यान में रखते हैं कि जो नॉमिनी है और जो इलेक्टोरेट है, इन दोनों की डिफरेंट कास्ट हो। Political parties and candidates in election make appeals to caste sentiments to muster support, यानी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट क्या करते हैं? अपील करते हैं कास्ट सेंटिमेंट के बेसिस पे, यानी कास्ट के बेस पे सेंटिमेंट या इमोशनल गेम खेलते हैं कास्ट के बेसिस पे। नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ कास्ट और कम्युनिटी, कोई भी पार्टी नहीं जीतती है सारे वोट किसी भी एक कास्ट और कम्युनिटी के। तो यही था कास्ट एंड पॉलिटिक्स में। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ सेक्स, यानी लिंग भेद के लिंग भेद से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म, फेमिनिज्म हमने ऊपर देखा था, भी अपील की जा रही है वुमेन्स के इक्वल राइट्स के लिए, वो सब किस में आएगा? फेमिनिज्म में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनल पॉलिटिक्स, वो भी हमने ऊपर देखा। मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया सेक्युलर स्टेट, तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जा रहा था, सारी जो कास्ट था वो भी इक्वली ट्रीट किए जा रहे थे। व्हाट सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जांपल ईच, तो हमने ऊपर देख लिया है वो सब। तो इसी के साथ ही जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट होता है खत्म। तब क्लास 10th पॉलिटिकल पार्टीज मीनिंग, तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट एंड मेक पब्लिक ओपिनियन अमंग द पीपल ऑफ कंट्री, यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक साथ आते हैं और क्या कॉन्टेस्ट करते हैं? इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और होल्ड करते हैं पावर को, किसमें? गवर्नमेंट में, और पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं किसके बीच में? जो देश के लोग हैं उनके बीच में। द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू शेप पब्लिक ओपिनियन, कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है लोगों के ओपिनियन को शेप करने में। तो पहला है दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, वो क्या करते हैं? रेज करते हैं हाईलाइट और इश्यूज, यानी जो भी लोगों की समस्याएं उसको रेज करते हैं। द पार्टी क्लियर द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू पीपुल, यानी वो क्या करते हैं? अपनी पॉलिसीज को लोगों तक क्लियर करते हैं कि यानी हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या हमारा डेवलपमेंट गोल है कंट्री के लिए, वो सब लोगों से क्लियर करते हैं। द पार्टीज क्लियर द पॉलिटिकल पार्टीज गिव देयर आइडियाज इन फेवर एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या देती हैं? अपने आइडियाज देती हैं फेवर या अगेंस्ट जो करंट गवर्नमेंट होगी उसके लिए। पॉलिटिकल पार्टीज गिव देयर आइडियाज अबाउट न्यू लॉज मेड बाय गवर्नमेंट, वो अपने आइडिया देते हैं जो नए लॉ गवर्नमेंट बनाएगी। इन दिस वे पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन इन पीपल, तो इस तरीके से क्या करती हैं जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लोगों का ओपिनियन शेप करती है। सो इट इज नेसेसरी फॉर पीपल इफ दे वांट टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे हैव टू एनालाइज फॉर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो ये क्या है? लोगों के लिए जरूरी है कि वो एस्टैब्लिश करें ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एनालाइज हो
कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है, या क्या अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के। सेकंड है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पार्टीज आर फॉर वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, पार्टीज आर मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज एंड क्रिटिसाइज देम। यानी पार्टीज क्या है, डेमोक्रेसी का फेस है। ये अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो क्या लोग किसको ब्लेम करेंगे, पार्टी को ब्लेम करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। पार्टीज हैव टू फेस मेनी चैलेंजेस, यानी जो पार्टी होती है उसको क्या बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पार्टी में खुद के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती है, यानी सबका एक मत नहीं होता है, पार्टी में अलग अलग मत के लोग होते हैं। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन वन हैंड, यानी पार्टी में क्या होता है एक ही के पास ज्यादातर पावर होती है। दूसरा पार्टीज डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन, पार्टी में क्या नहीं होता है, इंटरनल इलेक्शन नहीं होता है, यानी किस कैंडिडेट को इस बार इलेक्शन लड़ना है उसके लिए पार्टीज के अंदर इलेक्शन नहीं होता है, वो जो उनका फेस होगा उसको ही खड़ा कर देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। लीडर अश्योर ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन नेम ऑफ पार्टी, लीडर क्या अश्योर करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं किसके नाम पे, पार्टी के नाम पे। द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टी सक्सेशन इज रिलेटेड टू फर्स्ट वन, यानी अगला जो चैलेंज क्या है डायनेस्टी सक्सेशन, क्या पिता डेमोक्रेसी में था तो उन्हें भी डेमोक्रेसी में आना है। Those who happen to be leader are in position of unfavor advantage to favor people close to them or even their family members, यानी वो क्या करते हैं अपने लोगों को ज्यादातर फेवर करते हैं जो डेमोक्रेसी में होंगे। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, अब जो अगला है वो क्या है, रोल ऑफ मनी और मसल पावर किसमें, पार्टीज में। द पार्टीज टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट who have or can raise lot of money, यानी पार्टीज किसको नॉमिनेट करती हैं, उन कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं जो बहुत सारा पैसा रेज कर सकते हैं। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स, कुछ कुछ केस में क्या होता है पार्टी किसको सपोर्ट करती है, क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है। द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस, यानी चौथा जो चैलेंज है वो क्या है कि पार्टी की कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है, यानी वो किसी को भी इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, यानी अगर किसी की मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए तो पार्टी को क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होना चाहिए, यानी थोड़ा दूसरों से अलग होना चाहिए। देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन आइडियोलॉजीज ऑफ डिफरेंसेस अमंग पार्टीज, तो उसमें क्या होता है जब मतभेद होता है तो पार्टी क्या हो जाती है, डिक्लाइन कर जाती है, यानी पार्टी गिरने लग जाती है। द डिफरेंस अमंग ऑल मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड, यानी जो डिफरेंस है डिफरेंट पार्टीज के बीच में किसके बेसिस पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बीच में वो क्या हो गया है, कम हो गया है। इसके बाद है those who want really different policies have no option available to them, और जो कुछ अलग पॉलिसीज चाहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो किसको चूज करें। लैक ऑफ गुड लीडर्स, और दूसरा क्या है कि उनके पास लीडरों की कमी है, यानी अच्छे लीडर्स की कमी है। अगला जो टॉपिक है वो है रिफॉर्मिंग दी पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे ठीक किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम चेंजिंग पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, यानी उसमें संशोधन किया गया था किस चीज के लिए, कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई अगर जीत गया इलेक्शन तो वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता, और जिस पार्टी से जीता है उसी पार्टी में उसे रहना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने रिड्यूस करने को कहा, किस चीज का, मनी और जो क्रिमिनल्स यानी मसल पावर है उसको कम करने को कहा, किसमें, डेमोक्रेसी में। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और अब ये भी मैंडेटरी हो गया कि जो हर एक कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा और उसमें अपनी जो उनके पास प्रॉपर्टी है उसका डिटेल्स देनी पड़ेगी। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज to hold their organization election and file their income tax returns, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने नेसेसरी किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या करना होगा, इनकम टैक्स फाइल करना होगा और इनकम टैक्स देना होगा। अ लॉ इज मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और एक लॉ बनाया जाएगा जिसमें क्या होगा कि रेगुलेट करेगा जो इंटरनल अफेयर्स है पार्टी की, यानी जो भी पार्टी के अंदर चल रहा है उन सबको वो रेगुलेट करेगा।
The government should give money to parties for election so that everyone who wants to participate in election can do the same. यानी गवर्नमेंट को क्या, पार्टीज को पैसा देना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि जो पार्टिसिपेंट लड़ना चाहता है उससे वो लड़ सके, यानी उसके लिए कोई पैसे की कमी ना हो, उस या उससे पैसों की दिक्कत से वो इलेक्शन ना लड़ पाए, ऐसा ना हो। अगला व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन, ये क्वेश्चंस हैं कुछ, तो आपने देख लिए हैं, अगर आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ले लिया होगा आपने। इसी के साथ ही लेसन नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज होता है खत्म। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो सबसे पहले है डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर्स। तो डेमोक्रेसी क्यों जो अलग शासन होते हैं उनसे बेहतर है, यानी राज शासन या जहां सिंगल पार्टी सिस्टम होता है उनसे डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है, तो यहाँ पे उसके कुछ रीजंस हैं। वी फेल्ट डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन। डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है, डेमोक्रेसी इसलिए बेहतर है क्योंकि ये क्या प्रमोट करता है, इक्वालिटी अमंग सिटीजन, यानी जो सिटीजन है, जो नागरिक हैं देश के, उनके बीच में इक्वालिटी प्रमोट करता है। दूसरा है इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक जो सिंगल पर्सन है उसकी डिग्निटी को इनहेंस करता है। दूसरा है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इससे क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, इससे क्या होते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या देती है, मेथड्स देती है जो रिजॉल्व करे कॉन्फ्लिक्ट्स को, यानी जो मतभेद हैं उनको ठीक करने के हमारे पास मेथड्स देती है डेमोक्रेसी। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, इसमें क्या होता है, इसमें अलाउज क्या अलाउ करती है डेमोक्रेसी, कि जो आपने मिस्टेक किए उनको करेक्ट कर सको। दूसरा है द कंट्री विच है फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन दे होल्ड इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट, जिन कंट्री में क्या होता है, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी संविधान होता है, वो क्या करते हैं, इलेक्शन है वो होल्ड करते हैं और सरकार बनाते हैं। दे गारंटी राइट ऑफ सिटीजन, वो क्या गारंटी करते हैं, राइट ऑफ सिटीजन, यानी जो देश के नागरिक हैं उनके अधिकार को गारंटी करते हैं। डेमोक्रेसी सॉल्व दी सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्री, डेमोक्रेसी क्या भी सॉल्व करती है, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होती है जो कंट्री की, उनको भी सॉल्व करती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी से क्या होगी, सरकार बनेगी और सरकार इन सब चीज़ों का समाधान ढूंढेगी और उनको ढूंढना पड़ेगा, अगर ढूंढेंगे नहीं तो नेक्स्ट टाइम उनको हटा दिया जाएगा। इसके बाद है जो दूसरा है अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये क्या है कि अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है। तो पहला है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल गवर्नमेंट बिकॉज इट इज गवर्नमेंट ऑफ पीपुल एंड मेड बाय पीपुल एंड फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी क्या है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, यानी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों से, यानी ये तीनों चीज क्या होती है डेमोक्रेसी में आती है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपुल आर रिस्पॉन्सिबल टू देम, जो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए, या उनके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। इफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट दे कैन चेंज द लीडर्स इन कमिंग इलेक्शन, यानी अगर लोग खुश नहीं होंगे जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है या जो लीडर्स उनके चुन के गए हैं, तो वो उनको अगले इलेक्शन में हटा देंगे। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अब है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होता है, अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट, यानी अगर कोई सिटीजन है वो जानना चाहता है कि कोई डिसीजन अगर गवर्नमेंट ने लिया है तो वो किस करेक्ट प्रोसीजर से लिया है या नहीं लिया है। सी हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी जो सिटीजन है उसको क्या है, राइट है, वो प्रोसेस को चेक कर सकता है कि इन्होंने सही प्रोसेस से डिसीजन लिया या नहीं लिया। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज नॉट अवेलेबल इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ऐसी ट्रांसपेरेंटी यानी ऐसी पारदर्शिता किसमें नहीं होती है, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उनमें नहीं होती है। इसके बाद है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट, इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, not always very responsive or clean, but our government is people its own, government cannot ignore the need of people। गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या हुआ, डेमोक्रेसी क्या है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, यानी इसमें ये स्लो हो सकता है, लेस एफिशिएंट हो सकता है, इसमें टाइम लग सकता है, तो इतना ज़्यादा क्लीन भी ना हो और इतना ज़्यादा अगर रिस्पॉन्सिव ना भी हो, तो गवर्नमेंट क्या है, लोगों की सरकार है, यानी ये लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इनको लोगों की ज़रूरत देखनी पड़ेगी डेमोक्रेसी में। सो पीपुल विश टू रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, सो जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि वो किससे रूल हो, जो उन्होंने चुन के भेजे हैं आगे। तो यानी डेमोक्रेसी क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी उन्हें लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, गिव द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमने ऊपर देख लिया। हाउ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमने देख लिया। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेट गवर्नमेंट,
ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्लैरिफाई दिस स्टेटमेंट, तो ये भी हमने देख लिया है। तो इसी के साथ ही आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं खत्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।